नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं माजा टी टाइम से प्रसारित सच्चाई पर आधारित कहानी। ये घटना घटी है भारतवर्ष के ही सिलीगुड़ी राज्य में, और ये घटना जिसके साथ घटी है वो है रितिका जी की इस कहानी को लिख भेजा है सुनीता जी ने, और सुनीता जी ईमेल के माध्यम से हमें लिखते ये कहानी नेपाल से। तो बहरहाल दोस्तों, इस कहानी में आप देखेंगे एक उपहार मानव के जीवन में कैसे परिवर्तन लाता है। उपहार में हम हमेशा आशीर्वाद के भाव रखते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें और भी हो सकता है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। कहानी इस प्रकार है। कहानी को शुरू करने से पहले सभी श्रोताओं को हमारा अनेक अनेक धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, और नए श्रोताओं को हम कहना चाहेंगे आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप भी सुन सके सच्चाई पर आधारित नए नए कहानी। जैसे कि हमने बताया, रितिका कंप्यूटर कंपनी में काम करती थी। उम्र 22 साल की थी। अभी कोविड का लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए वो होम से यानी घर से ही काम कर रही थी। उसके माता पिता ने कहा कि रितिका को अब शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति को देख के डर लग रहा है। रितिका उनकी एकमात्र लड़की थी और वो चाहते थे किसी एक ऐसे व्यक्ति के घर में वो चली जाए जहाँ वो आराम से रहे और निश्चिंत रहे। अगर उनके माता पिता को भी कुछ हो जाए तो बच्ची निश्चिंत रहे। रितिका को माँ बाप के एक प्रकार मम्मी पापा ने उसे बहुत जबरदस्ती ही उसकी शादी दे दी। रितिका जो है वो आधुनिक ख्यालात की लड़की थी, इसलिए वो चाहती थी अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हो रही थी उसका नाम परवल था। रितिका जब परवल से मिली तो उसके सोच बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि परवल एक बहुत सरल, दुनिया को देखने की उसकी रवैया बहुत ही सुंदर था, जिससे वो प्रभावित हुई और शादी करने के लिए मान गई। अतः एक शुभ दिन में इन दोनों की शादी हो गई और जीवन सहज और स्वाभाविक रूप में बीतने लगा। हुआ यूं, एक दिन शाम को जब रितिका अपने पति के साथ बैठी हुई थी, तभी निशा नाम की एक लड़की जो उनके घर के सामने ही रहती थी, वो अपनी माँ के साथ उनके घर में आई, और आते ही उसने निशा को एक छोटा सा गिफ्ट यानी उपहार देकर कहा कि ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे शादी में हम आ नहीं सके। धन्यवाद देते हुए रितिका ने वो गिफ्ट अपने रूम में रख दिया, और थोड़े देर बाद निशा और उसके माताजी भी चले गए। लेकिन तब से उनके घर में एक घटना घटने लगी। परंतु श्रोता बंधु, इसके बाद ही उनके जीवन में उथल पथल शुरू हुई। उसी दिन उसके घर में थोड़े देर बाद ही उसने देखा घर की माहौल जो है वो परिवर्तित हो चुका था। सब लोग एक दूसरे से झगड़ रहे थे। यहाँ तक परवल जो निशा से आने से कुछ देर पहले तक अच्छे से बात कर रहा था, अब वो रितिका से झगड़ने लगा और बिना बात के ही वो झुंझला रहा था। बात यहाँ तक आ गई, शाम होने के बाद जब खाना पीना खाने के बाद वो अपने बेडरूम में गए और सोने गए, तो परवल बिस्तर पर सो नहीं रहा था, क्योंकि परवल बाद में उसने ये बात रितिका को बताया था कि हुआ यूँ था, जब भी परवल बिस्तर में जाता था उसे ये एहसास होता था कि उसका सांस रुक रहा है। तभी वो दूर जाकर रितिका से एक चेयर पर बैठ गया और उसने कहा, रितिका तुम सो जाओ, मैं आज सोफ़ा पे ही सोऊंगा। रितिका बड़े आश्चर्य से कहने लगी, क्यों भाई, ऐसा क्या बात होगी कि आप मुझसे दूर जा रहे हो? ये एक स्वाभाविक बात है कि शादी के बाद पति पत्नी एक साथ ही दिन रात गुजारना चाहते थे, लेकिन यहाँ अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके कारण परवल उससे दूर जाने लगा, ये रितिका को समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल रितिका सो गई और थोड़े देर में परवल भी सोफे में सो गया। रात करीबन 1 बजे रितिका की नींद टूट गई और उसने देखा परवल बिस्तर पर नहीं है और वो सोफे पर सो रहा है, उसकी चादर मिट्टी पर गिरा हुआ है। उसने सोचा, अच्छा वो सो गया है तो मैं उसे जाके बिस्तर पे बुला लाती हूँ। ये सोचकर जैसे ही उसने धीरे धीरे परवल को जगाने का प्रयत्न किया और कहा, परवल जी उठ जाइए, बस इतना कहना था। परवल का चेहरा परिवर्तित हो गया, आंखें लाल थी और वो उठकर जोर से रितिका को एक थप्पड़ रसीद करते हुए कहने लगा, तुम अपने काम करो, मुझे मत छुओ, मेरे सामने मत आना, मुझे बिल्कुल तुम्हें
अच्छा नहीं लग रहा है, तुम यहाँ मेरे साथ बात भी मत। रितिका को लग रहा था कि उसके सर पर आसमान गिर गया है, क्योंकि शादी का अभी 1 महीना नहीं हुआ और प्रबल ने उसके शरीर पर हाथ उठाया था। वो रोते हुए बिस्तर पर जाके बैठ गई और सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्या कसूर किया जिसके कारण उसने मेरे साथ ऐसे बर्ताव किया। परंतु आश्चर्य की बात यह है, प्रबल जो है वो करवट बदलकर सो गया और सच में गहरी नींद में सो गया। रोते रोते रितिका भी बिस्तर पर सो गई और सोते ही उसे महसूस हुआ कि उसे किसी ने इस पालंग से बांध दिया है। वो सांस नहीं ले पा रही है। थोड़ी देर बाद जब उसका नींद टूटा तो उसने देखा वो पसीने से तरबतर है। बहरहाल सुबह उठी और उठकर वो नहाने गई। वॉशरूम से आते आते उसने प्रबल को जगाया और कहा, प्रबल जी उठ जाइए, क्योंकि आपका भी ऑफिस का समय हो रहा है। सोते सोते प्रबल ने कहा, मैंने कहा था मेरे कामों में तुम दखल अंदाजी मत करना। अब तो रितिका को और जोर से रोना आ गया, क्योंकि उसने कोई भी कसूर नहीं किया था। तो उसने कहा, क्या बात है, मुझसे क्या कोई गलती हो गया है जिसके कारण तुम ऐसे बिगड़ रहे हो? बस इतना कहना था। परवल और गुस्से में आ गया। परवल ने गुस्से से कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करना है, मैंने तुम्हें बार बार बोला है मेरे सामने तुम मत आना, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरा शादी तुमसे करवाया। रितिका समझ गई कि उसके पति का मन उससे भर गया है, इसीलिए ऐसे बात कर रही है। वो तुरंत उस रूम से निकल गई और जाके माताजी को, यानी उस परवल के माता को कहने लगी, मम्मी क्या मैं घर जा सकती हूँ? हालांकि 15 दिन नहीं हुआ शादी के बाद, अब अकेले इस हालत में ससुराल के लोग कभी भी लड़की को नहीं छोड़ते। लेकिन परवल के माँ ने कहा, तुम्हारा मर्जी, जाना है तो जाओ, मुझे क्यों पूछ रहे हो? अजीब बर्ताव देखकर उसे और गुस्सा आया और वो पैरों को पटकते हुए घर से निकल गई। घर से निकलकर दहलीज को तो उसने क्रॉस कर लिया दोस्तों, लेकिन उसके मन में ये सवाल उठ रहा था कि अब जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? घर जाने से माता पिता के सर पे तो और एक चिंता आ जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। तभी उसे याद आया कि पड़ोस में ही उसकी एक मौसी रहती थी। वो उनके घर चली गई और मौसी को जाके सारी घटना बताई। मौसी उम्रदार औरत थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो सभी के घर में होता है, तुम आज के दिन चुपचाप बैठो, देखो थोड़े देर में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो तुम्हारे पास आ जाएगा। रितिका रोए जा रही थी। उधर परवल जब नींद से उठकर नहा धोकर बाहर आया तो उसका नज़र रितिका को ढूंढ रहा था, लेकिन उसने देखा रितिका घर में नहीं है। तो उसने उसकी माँ को पूछा कि आपने रितिका को देखा? माँ ने कहा, मुझे पता नहीं। परवल घर से बाहर ढूंढने के लिए आया और अजीब बात है दोस्तों, जैसे ही वो घर के दहलीज को क्रॉस करके बाहर आया, उसे सारी बात याद आई और उसे लगा, ये मैंने क्या कर दिया? इस लड़की ने तो मुझसे कुछ भी नहीं किया, तो फिर मैंने ऐसे क्यों किया? तुरंत वो फ़ोन उठाकर रितिका को कॉल करने लगा और रितिका जब कॉल देखी तो वो और ज़ोर से रोने लगी। मौसी ने कहा, उठाओ फ़ोन। फ़ोन उठाने के बाद रितिका ने चिड़चिड़ापन से परवल से कहा, और कुछ बाकी है जिसके लिए आपने मुझे फ़ोन किया? परवल ने कहा, सॉरी यार, मुझे क्या हुआ था मुझे पता नहीं, एक बार तुम मुझसे मिलो। तुम क्या घर पहुंच गए हो? रितिका ने कहा, नहीं, प्लीज़ मुझसे मिलो, ये परवल ने अनुरोध किया। रितिका ने कहा, मेरे आने से भी आप मेरी गलती को तो नहीं बताएंगे? उसने कहा, रितिका तुम मुझसे मिलो तो सही। रितिका उसकी मौसी को सब कुछ बताती है। मौसी कहती है, मैंने बताया था ना, ऐसा होता है। जाओ बेटा, आप अपने पति के साथ अच्छे से बात करो, प्रॉब्लम क्या है ये एक बार देख लो और उसे सॉल्व करो। रितिका धीरे धीरे आती है, क्योंकि वो घर के पास ही थी, वो धीरे धीरे आती है। दोनों बाहर बैठ जाते हैं और परवल उससे कहता है कि मुझे पता नहीं मैंने क्यों ऐसे किया, जबकि तुम्हारा गलती नहीं था, और मुझे यहाँ अब पता चल रहा है कि मैंने ऐसे किया, लेकिन क्यों किया वो मुझे पता नहीं। सॉरी, आगे मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। अनुरोध करते हुए वो रितिका को अपने घर ले। तुम मेरी पत्नी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हो? मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पत्नी के बारे में कोई भी बाहर वाला कुछ बात कहे।
दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, तुम मेरे बारे में या मेरे पत्नी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे। इतना कहते हुए परवल वहाँ से निकल गया और इधर निशा को बहुत शर्मिंदगी का महसूस हो रहा था और वो वहाँ से निकल गई। इधर परवल भी घर से निकलकर बाहर जाके उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया। रितिका ने फ़ोन उठाया और कहा कि अब क्या है परवल जी? परवल ने कहा कि ये तुम्हारा मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, तुम एक बार यहाँ आ जाओ। इस बार रितिका भी सोच रही थी कि आज जाके मैं डिवोर्स के बाद तो कर ही लूँगी। अब सामने आते ही परवल रोने लगा और कहा, रितिका तुम्हें क्या पता नहीं चल रहा है कि इस घर के अंदर कुछ है जो मुझे बिल्कुल उसके जैसे वो जैसे चाहता है वैसे नचा रहा है। मुझे प्लीज़ हेल्प कर दो। इसकी ये हालत देख के रितिका को भी बुरा लगा और रितिका ने कहा, ठीक है, परंतु मैं तो आपके घर में अब नहीं जाऊँगा जब तक ये थोड़े दिन सब कुछ ठीक ना हो जाए। आप देखिए, किसी से बात कीजिए, दिखाइए कि हुआ क्या है, इसके बाद ही मैं आपके घर जाऊँगा, क्योंकि इस तरह से मैं बार-बार अपमानित नहीं होना चाहती हूँ। परवल मान गया। वो आ घर आकर परवल ने अपने दोस्तों को कॉल लगाया और सारी समस्या सुनाया। उसके एक दोस्त ने कहा, क्यों ना तुम अपने घर के सामने जो हनुमान मंदिर है उसमें चले जाते हो, पंडित जी से पूछो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। परवल ने वही किया। वो पंडित के पास गया और सारी जो समस्या है सब उसने पंडित जी से कह सुनाई। पंडित जी ने सब सुना और कहा, बेटा मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में ही किसी ने कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ असर 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा। और इधर उसी दिन निशा, जो उसके पड़ोस में रहते थे, वो परवल की माँ के पास आके कहने लगा कि आंटी जी, क्या आप रितिका को मैंने गिफ्ट में एक हाँ लॉकेट दिया था या हार दिया था, जिसे जैसे उसका डिज़ाइन है वैसे ही डिज़ाइन का मुझे अपने फ्रेंड को भी कुछ देना है। सिर्फ डिज़ाइन देखने के लिए क्या आप वो लॉकेट मुझे एक दिन के लिए दे सकते हैं? रितिका की जो लॉकेट है उसके बारे में उसके सास को कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, इसके बारे में तो तुम परवल को ही पूछो। उसने जाके परवल से पूछा तो परवल ने कहा, मुझे क्या पता उसके लॉकेट कहाँ है। उसने कहा, परवल जी ये बहुत ही ज़रूरी है, मुझे ये चाहिए। परवल ने कहा, लेकिन मुझे तो ये नहीं मिल रहा। तो उसने कहा कि एक बार फिर से देखिए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक बार फिर से देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए। तो परवल ने अलमीरा खोल के रितिका का सामान निकालना शुरू किया। अब उसे उतना ध्यान नहीं था कि कौन सा लॉकेट है, कौन सा क्या। उसने निशा से कहा, निशा तुम खुद ही देख लो कौन सा है। निशा ने अच्छे से देखा और कहा कि परवल जी यहाँ पे तो है नहीं। परवल ने बोला कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने ये बात निशा से नहीं कहा कि मैं रितिका को पूछ के तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ पे रखा है। उसने कहा, रितिका तो यहाँ है नहीं, तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। इतने में निशा चली गई और जब वो चली गई तो परवल ने रितिका को कॉल किया और सारी बात बताई। रितिका ने कहा कि मुझे भी याद नहीं है मैंने कहाँ पर रखा, क्योंकि वो सचमुच भूल चुकी थी कि उसके ये गिफ्ट को उसने कहाँ पे रखा। हुआ यूँ, उसी दिन शाम को हनुमान मंदिर वाले पंडित जी उनके घर आए और उन्होंने कहा कि बेटा आपके घर के अंदर कुछ तो है जिसके कारण आप दोनों में झगड़ा हो रहा है। उन्होंने अच्छे से देखा, उन्होंने कहा, याद कीजिए कि कौन सा चीज़ उसने इस्तेमाल किया या किसी चीज़ को रखा जिसके कारण आपके घर में ऐसे हो रहा है। जब माँ और बेटे ने कहा कि हमें ऐसी चीज़ों के बारे में पता नहीं, तो पंडित जी स्वयं अपने सभी घरों में देखने लगे। उनको पता चला कि इन घरों में तो है ही नहीं। समझ में नहीं आया कि है क्या चीज़ जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। उतने में वो मंदिर के सामने आए और मंदिर के सामने आते ही उन्हें लगा कि मंदिर के अंदर कुछ है, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पूजा करके कुछ पानी देता हूँ, पूरे घर में छिड़क देना।
इधर अगले ही दिन निशा फिर से आई और निशा ने कहा, परवल जी बुरा ना माने तो एक बार फिर से मैं आपके अलमीरा में देखूं क्या, कि आपके अलमीरा में वो है या नहीं। मैं जानती हूँ बार बार आपको तंग कर रही हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। अब परवल को ऐसे भी घर के अंदर ऋतिका के बात सुनने से भी गुस्सा आता था, तो उसने कहा, देख लो यार, है ही क्या कुछ भी। तो निशा ने अच्छे से अलमारी फिर दोबारा देखा और कहा, है नहीं। लेकिन अब उसके मुंह में मंद मंद हंसी थी। निशा चली गई। शाम को वो पंडित जी आए और उन्होंने कुछ पानी दिया और पानी छिड़कने के बाद उन्होंने कहा, परवल बेटा, एक बार घर को अच्छे से देखो। कोई उसके साजो सामान जिसके जिसके तहत वो श्रृंगार करती है, उन चीज़ों में ही कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि उसके साथ ही कुछ था जिसके कारण ऐसे हो रहा है। अब उसके परवल और उसके माताजी पूरा घर दोबारा ढूंढने लगे। इस बार अलमारी खोलने पर उन्हें एक लॉकेट मिला और बड़े सावधानी से वो लॉकेट उठाते हुए उन्होंने वो चीज़ पंडित जी को दिखाया और पंडित जी ने कहा कि हाँ, इसमें कुछ है। अब यही बात को परवल ने फिर अपनी पत्नी को बताया और तब तक रितिका को याद आया कि उसने अपने गले का हार खोल के मंदिर में रखा था। तो उसने कहा, परंतु मैंने तो अलमीरा में उसे रखा ही नहीं, मैंने तो ये मंदिर में रखा, आप देख लो। अब उसने जब ये चीज़ कहा तो परवल ने जाके मंदिर में ढूंढा और सचमुच मंदिर में भी सिमिलर लॉकेट निकला। अब उनको सारी बात साफ हो गई कि हो क्या रहा है। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी कि बार बार क्यों वो लॉकेट रख रही है। अब उसने दोनों लॉकेट उठाया और लॉकेट उठा के सीधा वो निशा के पास गई और कहा, निशा, ये है ना लॉकेट। जैसे एक लॉकेट देखा तो उसने कहा, कहाँ मिला आपको। उसने कहा, ये मंदिर में रखा था। उसके मुंह में हंसी आ गई। उसने कहा, हाँ, यही लॉकेट है, यही लॉकेट है। उसने ये लॉकेट ले लिया तो परवल ने दूसरा लॉकेट दिखाया और कहा, ये क्या है। अब उसके मुंह उतर गए। अब तुम मुझे सचमुच बताओ, हो क्या रहा है। मेरे घर में दो दो लॉकेट कैसे, एक एक ही लॉकेट दो कैसे आ सकता है। निशा रोने लगी। परवल ने कहा, अब रोने धोने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे सही नहीं बताओगे तो मैं ये केस पुलिस में देने वाला हूँ। अब निशा डर गई और उसने कहा, परवल जी, ये दोनों गिफ्ट मैंने ही रखा है आपके घर में, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझसे प्यार करें, ना कि रितिका से। मैं शादी से पहले आपके आपको देखा करता था और आपकी शादी के बाद जो हो रहा है वो मुझे पता नहीं था। मैं तो मन ही मन आपको पति के रूप में मान चुका था और अचानक आपकी शादी की खबर सुनकर मैं टूट गया, बिखर गया। मैं ये सहन नहीं कर पाई और मैं सीधा तांत्रिक के पास जाकर आपके घर तोड़ने का एक उपाय निकाला और उसे मैंने उपहार में रितिका को दे दी। परंतु रितिका ने ना जाने वो गिफ्ट कहाँ रख दी, जिसके कारण उसके असर मुझ पर भी पड़ने लगा। आप मुझसे भी गुस्से से बात करने लगे। तब मैंने सोचा, क्यों ना उस गिफ्ट को नष्ट करके एक ऐसा गिफ्ट में रख दूँ जिससे आपको मुझसे प्रेम हो जाए। लेकिन मुझे वो गिफ्ट ना मिला। तब मैंने तांत्रिक को कहकर एक ऐसे ही गिफ्ट बनाकर आपके घर में रख दिया। मुझे लगा था आप मुझसे प्रेम करेंगे, लेकिन आप तो दोनों गिफ्ट एक साथ लेकर आ गए। मुझे अब पता नहीं चल रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। परवल ने हंसते हुए कहा कि तुम्हारा चाल नहीं चला, क्योंकि जोड़ी जो है ना, ऊपर से बनता है, ईश्वर बना के भेजता है। वो रितिका ही थी जिसने मुझे समझा और मेरे साथ रही। उसने मेरा साथ दिया। और तुम्हारे जानकारी के लिए ये बता दूँ, ये गिफ्ट घर में ही था, इसलिए सच में मुझे गुस्सा आ रहा था और ये गिफ्ट रितिका ने मंदिर में रख दिया था, जिसके कारण शायद भगवान ने मुझे बचा लिया और मेरा घर नहीं टूटा। बहरहाल दोनों चीज़ अब मैं तुम्हारे हाथ में
दे देता हूँ, लेकिन आगे कभी भी इस तरह के काम मत करना, क्योंकि ये सब का उल्टा ही नतीजा होता है। निशा चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ में दोनों ताबीज़ था और वो देखती रही और परवल वहाँ से निकलकर अपने घर की ओर चल दिया। उसने आज दोबारा रितिका से माफ़ी मांगकर कहा कि आगे वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा, और उसने रितिका से भी कहा कि मुझ में अगर कुछ दिखाई दे, मुझे रोकने का प्रयास करना तुम्हारा कर्तव्य है। रितिका ने हामी भरी। आज रितिका खुश है। उसके 2 साल का एक बेटा है। उनका सुखी जीवन बीत रहा है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी उपहार जो सचमुच किसी के साथ घटी। हमारे चैनल का कतई उद्देश्य नहीं है लोगों को कुप्रथाओं को के प्रति जागृत। हम बस यही चाहते हैं सभी लोग सतर्क रहे और सुखी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। नमस्कार।